हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार है। आई अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में 12th फिजिक्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन में लिया था। जो रिमेनिंग जो अपने पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम चलिए डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं बहुत ही अच्छे शानदार, जे मेंस जे एडवांस लेवल के, सभी को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। ओके, सो चलिए भाई, मेरे पास न्यूमेरिकल्स हैं कुछ और उनको डिस्कशन में लेंगे सभी को सीरीज से। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन जो अपने पास है, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अपने पास। ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपने पास यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो यहां पर, ठीक है, यहां पर चलिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 की हमने बात की। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 2 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स। ठीक है, 2 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल बॉल्स lying on horizontal plane, lying on horizontal plane, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये लाई कर रही हैं। ठीक है, एंड आर कनेक्टेड विद एन आइडियल स्प्रिंग। ठीक है, एक आइडियल स्प्रिंग है, उनसे कनेक्टेड है ये दोनों बॉल। ठीक है, वन बॉल को फिक्स कर रखा है, वन बॉल इज फिक्स्ड। ठीक है, एट पॉइंट O एंड अनदर इज फ्री, एंड द अदर इज फ्री। लिख लेंगे, साथ साथ नोट कर लेंगे। ठीक है, द बॉल्स आर गिवन इक्वल चार्जेस। दोनों बॉल्स को जो है वो इक्वल चार्ज दे रखे हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट द स्प्रिंग लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस टूफोल्ड, दुगना हो गई। ठीक है, डिटरमाइन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू चार्जिंग ऑफ बॉल्स। डिटरमाइन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ड्यू टू चार्जिंग ऑफ बॉल्स। ये अपने पास क्वेश्चन है और यहां पर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर को। ठीक है, चलिए भाई, लेट मी चेक दैट, 1 सेकेंड। ओके, चलिए भाई, ठीक है, क्वेश्चन जो है अपने पास, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है, अपने पास 2 आइडेंटिकल बॉल दे रखी हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई हैं। ठीक है, कनेक्टेड विद एन आइडियल स्प्रिंग। कुछ इस प्रकार से है
ये एक बॉल है अपने पास, ठीक है, ये दोनों बॉल हैं अपने पास, ये जो है एक आइडियल स्प्रिंग से कनेक्टेड है ये दोनों बॉल, ठीक है। आइडियल बॉल्स हैं, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल दोनों क्या है, आइडेंटिकल। और ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लेते हैं K है, ठीक है। और दोनों बॉल को यदि हम इक्वल अमाउंट में चार्ज दें तो ये बोल रखा है इसकी जो लेंथ है वो दुगना हो जाती है। तो हम बोल देते हैं कि भाई पहले लेंथ मान लो L थी, क्या थी, पहले लेंथ L थी, और आफ्टर चार्जिंग, चार्ज देने के बाद में मान लो कि भैया यहाँ पर हमने चार्ज इक्वल अमाउंट में दिया तो ये जो लेंथ है वो दुगना हो गई, ठीक है। यहाँ पर लेंथ जो है वो क्या हो गई, दुगना हो गई। चलो, 2 फोल्ड दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, 2 फोल्ड दे रखा है। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। कुछ इस प्रकार से है, एक बॉल ये थी, यहाँ पर L लेंथ की थी अपने पास, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो L है, K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। आफ्टर दी चार्जिंग, चार्जिंग होने के बाद में हुआ क्या, इसकी जो लेंथ बोल रखी है वो लेंथ जो है वो डबल होगी, ठीक है। लेंथ मान लो हमने चार्ज दे दिया +Q से और ये +Q से, मान लो इसका m मास का है और ये भी m मास की बॉल है। अब इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2 फोल्ड, यानी 12 लेंथ हो गई, ठीक है, 12 लेंथ हो गई। अच्छा, ये लेंथ बढ़ेगी कैसे, ये लेंथ बढ़ क्यों गई, ये लेंथ इंक्रीज इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर जो है जो ही हम चार्ज देंगे दोनों बॉल्स को जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज देने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा, मतलब कूलम्ब फोर्स लगेगा, वो दोनों में इक्वल अमाउंट में लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो बॉल है वो फिक्स कर रखी है, ठीक है, ये वाली जो बॉल है वो फिक्स्ड है, तो हम ये बोल देते हैं कि भैया ये जो है वो बॉल फिक्स्ड है, ठीक है। और ये O पॉइंट के ऊपर अपने पास क्या है, फिक्स्ड है, एक प्लेन में रखी हुई है, ये सिस्टम क्या है, प्लेन में रखा हुआ है। तो ये वाली जो बॉल है वो फिक्स्ड है, तो ये वाली जो बॉल है इस बॉल के ऊपर कूलम्ब फोर्स लगाएगी आउटवर्ड, बाहर की ओर, और एक टाइम पर आकर यहाँ पर जो है एक डिस्टेंस पर आकर यहाँ पर ये जो फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, और ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग लगाएगी। कितना लगाएगी, हमने इलोंगेट जो है वो कितनी होगी, L लेंथ से इलोंगेट हो गई, तो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है वो होगा KL, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है, ठीक है, रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो होता है अपने पास -KX। अक्स जो है अपने पास जितना हमने इलोंगेट किया वो लेंथ है, ठीक है, तो FR = -KX। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं जो KL है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, और L फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2/R², R कितना अपने पास 12 की होल स्क्वायर। एक ये कंडीशन हमें पता चल गई। अब देखिए ये बोल रखा है कि इंक्रीज हो गई, चलो दुगना हो गई लेंथ, 2L हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना, ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया। तो जैसे हम बात करें, यदि हम आइडियल सिचुएशन की बात करें, ठीक है, ω0, ठीक है, बिफोर इलोंगेशन, ठीक है, या बिफोर गिविंग चार्जेस, ठीक है, बिफोर गिविंग चार्जेस, यदि हम फ्रीक्वेंसी हम बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, यदि हम ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी हम बात करें, मान लो ω0 है और वो जो होती है √K/m आती है अपने पास, जैसा कि हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। SHM में हमने देखा, हालांकि SHM वाला पार्ट अभी अपलोड किया नहीं, अभी पढ़ाएंगे आगे 11th में, तो वहाँ पर आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी आती है जब भी अपने पास स्प्रिंग मोशन होती है, जैसे हम बात करें कि ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ये K है, यहाँ से यदि हम अक्स डिस्टेंस पर यदि इसको डिप्लेस कर दें, ठीक है, डिस्प्लेस कर दें, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा KX, क्या लगेगा, KX लगेगा।
और यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जो के एक्स है वो होता है एम ए, तो ए इज इक्वल टू होता है के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर नेट फोर्स है, के एक्स लगा। अब जैसा कि हमें पता है ऑसिलेशंस की कंडीशन में ए इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, एसएचएम की कंडीशन में। तो यहाँ पर हम ओमेगा की, यहाँ पर यदि हम कंपैरिजन करें तो ओमेगा स्क्वायर जो आता है वो आता है के बाई एम, और ओमेगा जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट के अपॉन एम। ये अपने पास आता है फ्रीक्वेंसी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बिफोर गिविंग चार्जेस। बट यदि हमने चार्ज दे दिया, चार्ज देने के बाद में हुआ क्या, अपनी जो न्यू पोजीशन आई, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो अपने पास अब आई, ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि अब यदि वो ऑसिलेशन करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सिंपल सी बात हम करें, जब भी हमें ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो हम सिंपल क्या करते हैं, अक्स डिस्टेंस पर उसको डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा उस ब्लॉक को अक्स डिस्टेंस पर क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, और उसके ऊपर नेट फोर्स चेक करते हैं, और उस नेट फोर्स को एम ए के इक्वल कर देते हैं, जैसा कि हमने अभी भी किया। और वहां से ए एक्सेलरेशन हमें आ जाता है, और एक्सेलरेशन आने के बाद में हम जो आइडियल जो इक्वेशन है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, वहां से हम कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो हम थोड़ा सा अक्स डिस्प्लेसमेंट इसको देंगे, तो मान लीजिए ये वाली जो बॉल है इसको मैंने थोड़ा सा अक्स डिस्टेंस मैंने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है, अक्स डिस्टेंस मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब यहां पर ये बॉल यहां पर आ गई, समझ रहे हो, मतलब ये जो है स्प्रिंग इलोंगेट होकर के यहां तक आ गई। अब हमें इस बॉल के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो देखना जरा, ये वाली तो लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ है अपने पास 12 है, ठीक है, ये 12 है, और ये अक्स और हो गई। तो अब जो अपने पास, ठीक है, आफ्टर गिविंग चार्जेस, ठीक है, आफ्टर गिविंग चार्जेस, ठीक है, नेट फोर्स देखेंगे, ठीक है, इफ वी डिस्प्लेस द बॉल बाय एक्स डिस्टेंस, ठीक है, देन द नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए नेट फोर्स हम निकालेंगे, ठीक है, नेट फोर्स हम निकालेंगे। तो यहां पर हम बात करें, देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया डैश, एफ ई डैश, और यहां पर एक इसी स्प्रिंग फोर्स और लगेगा, ठीक है, वो स्प्रिंग फोर्स लगेगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, या स्प्रिंग फोर्स एस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट यदि हम यहां पर देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, देखिए के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है, अब देखिए यहाँ पर अक्स और प्लस 12, यानी यहाँ पर हो गया अक्स प्लस 12 टू दी होल स्क्वायर, और ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और यदि हम स्प्रिंग फोर्स की हम बात करें तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स होता है, कितना होता है, के एक्स होता है, ठीक है जी। अच्छा, के तो अपने पास ये हो गया, ठीक है। अब अक्स की हम बात करें तो अब की बार जो पहले तो एल डिस्टेंस तो पहले से इलोंगेट किया, अक्स और कर दिया, तो यहाँ पर हो गया अक्स प्लस एल हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स आ गया, ठीक है। अब नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स हम वो बात करें कि यहाँ पर जो ही हमने इसको डिस्प्लेस किया, अक्स डिस्टेंस यहाँ पर हमने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स डिस्टेंस को डिस्प्लेस किया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगा, इस स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगा, ठीक है, डायरेक्शन के साथ हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो नेट की हम बात करें, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन भी हम दिखा देते हैं, तो ये हमने बोल दिया कि भैया एफ ये वेक्टर लगा दिया, और ये जो डायरेक्शन है वो मान लेते हैं आई केप ले लेते हैं ये इस तरफ, और यहाँ पर ले लेते हैं हम बोल देते हैं ये माइनस आई केप हो गया, ठीक है। तो नेट फोर्स हम निकालेंगे, तो एफ नेट जो होगा यहाँ पर हम बोलेंगे ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस अपने पास हो गया स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर ये,
ठीक है, अब हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए अपने पास हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हो गया x प्लस 12 टू दी होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा k इंटू एक्स प्लस 12, ये अपने पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर के एक्स प्लस एल आएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया, ये अपने पास नेट फोर्स आया। ठीक है, नेट फोर्स आया। अब इसको हम आगे थोड़ा सोल्व करते हैं। चलो आगे यदि हम इसको सोल्व करें तो देखिए क्या होगा, हम बात करेंगे। ठीक है, एक बात मैं करूंगा, देखो यहां पर हो गया माइनस एक्स प्लस एल। ठीक है, प्लस यदि मैं एक बात करूं तुमसे कि यहां पर जो है यदि हम 12 को बाहर ले लें, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर लें, तो यहां पर आएगा 12 टू दी होल स्क्वायर और यहां पर बचेगा अपने पास 1 प्लस एक्स अपॉन 12 की होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर हो गया माइनस के एक्स और यहाँ पर हो गया माइनस के एल। अब देखिए यहाँ पर जो है के क्यू स्क्वायर अपॉन 12 की होल स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है, ये जो है के एल के इक्वल है, तो हमने इसको के एल के इक्वल रख दिया। और ये वाली जो टर्म है जब ऊपर की ओर जाएगी तो ये नेगेटिव इन्वर्स में हो जाएगी, यानी 1/12 टू दी पावर -2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे यदि हम आगे सोल्व करें, ये नेट फोर्स चल रहा है, ये क्या चल रहा है, नेट फोर्स चल रहा है, ये चल रहा है नेट फोर्स चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे सोल्व करो, नेट फोर्स की हम बात करें, देखिए यहां पर ये हुआ अपने पास माइनस के एक्स, ठीक है, और यहां पर हुआ माइनस के एल प्लस। अब देखिए यहां पर देखिए यदि हम बात करें, ठीक है, यदि हम बात करें ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन होती है तो 1 प्लस एन एक्स हो जाती है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता हो तो ध्यान रखना, जब भी अपने को पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन होती है, जहां पर एन एक्स जो है, जहां पर एक्स लेस देन 1 होता है, तो हम इसको लगभग 1 प्लस एन एक्स से हम लिख देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो सिंपल यही हम करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू एक्स एल अपॉन 1 माइनस 2 एक्स अपॉन 2l। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर अपने पास माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स माइनस के एल, और ये जो हो गया प्लस के एल आया, और माइनस यहाँ पर हो गया के एक्स। के एल से के एल अपने पास कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हो गया -2 के एक्स। ये नेट फोर्स आया अपने पास। ठीक है, ये वेक्टर साइन में ये नेट फोर्स अपने पास आ गया, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, और यदि हम बात करें कि जो नेट फोर्स आ गया, ठीक है, उस नेट फोर्स को हम ma के इक्वल कर देते हैं। जैसा कि अपने पास जो प्रोसेस होती है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने की, SHM हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है एफ नेट जो है उसको हम ma के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर आता है अपने पास 2kx। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर जो a आया वो आया 2k अपॉन m इंटू एक्स। यहाँ पर ये जो a आ गई अपने पास, ठीक है, नेट फोर्स निकालने के बाद a आ गया, इस a को मैं इक्वल रख दूंगा a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ठीक है, ठीक है, बाई कंपेरिजन देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं आगे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लेंगे यहाँ पर ये वाला पोर्शन। अब हम आगे बात करें, ठीक है, यदि हम बात करें बाय कंपैरिजन, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विद आइडियल इक्वेशन a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से यदि हम कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर ओमेगा जो स्क्वायर आता है वो आता है 2k अपॉन m, तो ओमेगा जो आएगा वो आएगा अपने पास √2k अपॉन m, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं √2 इंटू ओमेगा नोट। ये अपने पास फाइनल फ्रीक्वेंसी आई, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा नोट थी, √k अपॉन m, और फाइनल जो फ्रीक्वेंसी है √2 इंटू ओमेगा नोट आ गई। ठीक है, ये अपने पास सिंपल क्वेश्चन रहेगा।
इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। प्रोसेस ध्यान में रखना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना था बस इसमें, और कुछ नहीं। नेट फोर्स कैलकुलेट किया, नेट फोर्स को हमने एम ए के इक्वल रख दिया। एम ए के इक्वल रखने के बाद ए की जो इक्वेशन है उसको हमने जो आइडियल जो इक्वेशन है एसएचएम की ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, उससे हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने से ओमेगा की वैल्यू आ गई अपने। सिंपल, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर आगे हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कशन में लेते हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। हो गया, चलो बहुत बढ़िया भैया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस में लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, देखिए फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा है। सिंपल सी बात है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें, ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दे रखा है, टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स with dipole moments P1 vector and P2 vector, ठीक है, are placed on same line at separation R, ठीक है, एज शोन इन फिगर भी दे रखा आपको, एज शोन इन फिगर। फाइंड इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू डायपोल्स, ओके, फाइंड द interaction force between the two dipoles, उन दोनों डायपोल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जो डायग्राम अपने को दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है अपने पास। ये अपने पास एक डायपोल रखा है, ठीक है, ये P1 वेक्टर बोल देते हैं इसको, और ये एक डायपोल रखा है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, इसके हॉरिजॉन्टल में जो रखा है वो कुछ इस प्रकार से, ये जो है वो है P2 वेक्टर, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, इसके डायपोल के सेंटर से। तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, दे रखी है स्मॉल r, ठीक है, और हमें पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है वो निकालना है। सिंपल सी बात है। देखिए यदि हम बात करें, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे हम बात करें कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, या तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है वो तो हम उसको बोलते हैं कि जीरो फोर्स लगता है,
जैसे कि हमने करवाया है पीछे, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जब उसको नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो उसका फोर्स लगता है, उसको उसके ऊपर जो फोर्स है वो फील होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये जो डायपोल सेकंड है, इसके ऊपर यदि हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, किसके कारण, P1 के कारण, तो हम एक बात हम बता सकते हैं कि ये जो P2 डायपोल है ये P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, या हम उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि P1 वेक्टर जो है, यानी P1 जो डायपोल है वो P2 वेक्टर के में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि P2 के ऊपर फोर्स हम निकालेंगे। ठीक है, किसी के ऊपर भी निकाल दो, दोनों के बीच में क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम ये करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल P2 ड्यू टू P1 के कारण P2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वो जो फोर्स आता है वो कितना आता है। ठीक है, तो जो फोर्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो जो होता है अपने पास 2 के ऊपर 1 के कारण जो लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो उसका जो हम बात करें तो ये होता है P2 dE1/dr। ठीक है, यहां पर ये वाला, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये आता कैसे है, ठीक है, ये कैसे आया, ये अपने पास, ये मैग्नीट्यूड की हम बात करें, ये जो फॉर्मूला है उसका डेराइव कैसे किया था, शायद हमने नहीं किया इसको डेराइव। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं, आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम ये मानते हैं, हम क्या मान रहे हैं कि ये मान लीजिए एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, ये जो है एक डायपोल रखा हुआ है, ये एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि डायपोल जो है बहुत ही, उन दोनों के बीच की जो दो चार्जेस होते हैं एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखे जाते हैं। और मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, चेंज हो रही है इसकी वैल्यू। तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और अल्प डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये जो डेल आर डिस्टेंस है ये बोल देते हैं कि भाई डेल आर डिस्टेंस होगी। डेल आर डिस्टेंस के ऊपर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई वेक्टर प्लस डेल ई वेक्टर, चेंज हो गई। ठीक है, तो यदि हम बात करें फोर्स, डायपोल के ऊपर फोर्स निकालना है तो देखिए, ठीक है, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, यदि हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स हम बात करें, यानी हम बात करें F माइनस क्यू के ऊपर बात करें, तो यहां पर होगा Q इंटू ई वेक्टर, सिंपल। ठीक है, और ठीक है, माइनस आ जाएगा यहां पर साइन। ठीक है, अब हम बात करें कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो यहां पर प्लस क्यू पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा प्लस क्यू ई वेक्टर प्लस डेल ई वेक्टर होगा। ठीक है, सिंपल। नेट फोर्स निकालें, टोटल फोर्स ऑन डायपोल। ठीक है, टोटल फोर्स हम निकालें, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन डायपोल, डायपोल के ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा माइनस क्यू वेक्टर प्लस एफ प्लस क्यू वेक्टर, यानी जो फोर्स होगा वो हम बोल सकते हैं क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू डेल ई वेक्टर, और माइनस का अपने पास होगा क्यू ई वेक्टर। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इससे कैंसिल आउट हो गई, और जो फोर्स निकला अपने पास वो निकला अपने पास
Q इंटू डेल ई वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखिए यहां पर ये फोर्स आया, फोर्स अपने पास आया Q इंटू डेल ई वेक्टर। ठीक है, अब यदि हम इसको डिवाइड कर दें किससे, यदि हम डायपोल मोमेंट की टर्म्स में हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए, यदि मैं डेल आर से यदि हम इसको डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि Q इंटू जो डेल आर है वो इसका डायपोल मोमेंट P हो गया और ये हो गया डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर, ये अपने पास। ठीक है, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में अपने पास F21 वेक्टर इज इक्वल टू P2 इंटू D1 ई वेक्टर अपॉन DR। ठीक है, ये अपने पास। ठीक है, ये अपने पास डेरिवेशन निकला। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें। अब देखिए हमें निकालना फोर्स। ठीक है, तो देखिए P2 अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, DE1 वेक्टर अपॉन DR निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं इस P1 डायपोल के, इस वन डायपोल के कारण इस डिस्टेंस R डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, सिंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होता है E1 जो है वो होता है KP1 अपॉन RQ और ये 2 टाइम्स होता है। तो हम बात करें DE1 अपॉन DR की हम बात करें तो ये देखिए अपने पास आंसर हो जाएगा इसका, यानी ये हो जाएगा माइनस का 6KP1 अपॉन R⁴। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, -3 -4 हो गया। ठीक है, नाउ फोर्स हमें निकालना है, हमें निकालना है 2 पर 1 के कारण जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा अपने पास -6KP1 P2 अपॉन R⁴। ठीक है, और ये नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स है ये। ठीक है, ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अपने पास कैलकुलेशन होगा, ये अपने पास आंसर होगा इसका, सिंपल। ठीक है, बहुत ईजी है। फॉर्मूला याद रखना है इसको, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, FP2 इंटू DE1 वेक्टर में जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसका जो है डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, ठीक है, उसका जो अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, और P2 जो है उसका डायपोल मोमेंट। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ये अपने पास होगा 3rd क्वेश्चन, और ये हमें दे रखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, find the position of points in surrounding of an electric dipole where direction of electric field is normal to the dipole moment.
नॉर्मल टू दी डायपोल मोमेंट। ओके जी, आंसर की हम बात करें, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रखा है अपने को, एक डायपोल दे रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ये अपने पास दे रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ये हम बोल देते हैं कि भाई ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है, ये वाला कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, बड़ा सा हम बना देते हैं। ये जो है वो माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये अपने पास हो गया प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये इसका डायपोल सेंटर हो गया। इस डायपोल के सराउंडिंग में हमें वो पॉइंट्स बताना है जिन पॉइंट के ऊपर इस डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो नॉर्मल है। किसके नॉर्मल है? इसके डायपोल मोमेंट के, इसके डायपोल मोमेंट के। तो डायपोल मोमेंट जो है इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या अक्स डायरेक्शन में, इसको यदि हम बात करें ये एक्स एक्सिस बोल देते हैं, क्या ये वाई एक्सिस बोल दिया, तो क्या जो डायपोल मोमेंट है, क्या जो डायपोल मोमेंट जो वेक्टर है, क्या वो पी वेक्टर कुछ इस प्रकार से आएगा? क्या एक्स एक्सिस में आएगा? तो एक्स एक्सिस में आएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो पी वेक्टर है वो क्या पी इंटू एक्स कैप हो जाएगा, यानी पी वेक्टर जो हो जाएगा क्यू इंटू इनके बीच के जो डिस्टेंस है मैं बोल देता हूँ डी बोल दिया, तो क्या एक्स कैप हो जाएगा। इसके परपेंडिकुलर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके सेंटर से किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर की हम बात करें जो एंगल थीटा के ऊपर है, कोई पॉइंट P ले लें, यहां पर यदि हम बात करें किसी पॉइंट P की हम बात करें, ठीक है, पॉइंट P न लेकर यहां पर कुछ अलग ले लो, ये हम बोल दिया हमने Q ले लिया, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो कैसे आता है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि जब भी किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस डायपोल को दो कंपोनेंट में हम ब्रेक करते हैं। इस डायपोल मोमेंट को एक तो हम ये बोल देते हैं कि एक जो डायपोल है उसको तो हमने बोल दिया ये हो गया P कोस थीटा, ठीक है, ये तो हो गया हम बोल देते हैं ये हो गया P कोस थीटा, और एक जो है इसके जो परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, इसके जो परपेंडिकुलर आता है उसको हम बोल देते हैं P साइन थीटा, ऐसे ही बोलते हैं P कोस थीटा और P साइन थीटा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं। अब ये वाला जो P कोस थीटा है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इसके अलोंग, ठीक है, उसको हमने बोल दिया E पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस P साइन थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मतलब ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई P साइन थीटा के लिए, और इक्वेटोरियल हो गई तो ये जो है इसके जस्ट अपोजिट आता है। ये हम कर चुके हैं भाई पहले, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, डिस्कशन में ले चुके हैं इसको, यानी ये हो गया E परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया E परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ इस प्रकार से हम अच्छे से ड्रॉ करें इसको, ये हो गया अपने पास E परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये जो है अपने पास एंगल थीटा दे रखा है, ये क्या दे रखा है अपने को, थीटा दे रखा है, ये थीटा ही तो होगा, ठीक है। अब हमें बोल रखा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है, ये तो हो गई अपने पास एक्स एक्सिस, ये तो क्या हो गई एक्स एक्सिस आ गई, और ये अपने पास हो गई वाई एक्सिस, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो चलिए ये हो गया। अब हमें ये बोल रखा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो केवल वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि वाई डायरेक्शन में हो गया तो जो डायपोल मोमेंट है जो एक्स डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड must be in y direction so that it becomes perpendicular to the dipole moment,
विच इज इन एक्स डायरेक्शन, विच इज इन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, यदि हम बात करें, ठीक है, चूंकि यदि हम बात करें नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E पैरेलल प्लस E परपेंडिकुलर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। E पैरेलल के कारण आ गया, एक परपेंडिकुलर के कारण आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना केवल y डायरेक्शन में होना चाहिए। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल किस में होना चाहिए, y डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब इसका अक्स कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको आगे भी ब्रेक कर सकता हूं, क्या E पैरेलल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि E पैरेलल अक्स आई कैप प्लस E पैरेलल वाई कैप, सॉरी जे कैप बोल दिया, आई वाई कैप बोल दो, ये की बात है। और E परपेंडिकुलर को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि E परपेंडिकुलर अक्स, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करो इनको, चलो ब्रेक करो इसको। तो ये तो पैरेलल वाला जो है वो तो हो गया अपने पास E पैरेलल अक्स हो गया, और ये हो गया E पैरेलल वाई हो गया, E पैरेलल वाई हो गया। यदि हम इसकी बात करें, ये देखो ये जो हो गया E परपेंडिकुलर अक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया E परपेंडिकुलर वाई हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए E परपेंडिकुलर जो अक्स है वो माइनस आई कैप में, तो यहाँ पर माइनस आई कैप हो जाएगा, प्लस और E परपेंडिकुलर जो है वो किस में है, y में, तो यहाँ पर हो गया वाई जे कैप, ठीक है। अब ये अक्स को यदि हम बाहर लें, देखो अक्स हो गया माइनस E परपेंडिकुलर अक्स हो गया, ये हो गया आई कैप प्लस E, ये पैरेलल हो गया, ठीक है, E पैरेलल, ये हो गया E पैरेलल अक्स हो गया, ठीक है, E पैरेलल वाई है, ये वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया E पैरेलल वाई प्लस E परपेंडिकुलर वाई, ये हो गया जे कैप। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है केवल और केवल y में होना चाहिए, ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अक्स कंपोनेंट है, ठीक है, Ex मस्ट बी जीरो टू बिकम, ठीक है, टू बिकम E वेक्टर परपेंडिकुलर E वेक्टर परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला जो अक्स कंपोनेंट है मतलब आई कैप वाला सारा 0 होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या E परपेंडिकुलर अक्स जो है वो बराबर होना, E पैरेलल अक्स कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर के अक्स कंपोनेंट के इक्वल हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए E पैरेलल का जो अक्स कंपोनेंट है वो कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा E पैरेलल कोस थीटा, और ये जो है परपेंडिकुलर का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये जो है E परपेंडिकुलर जो अक्स आएगा वो आएगा E परपेंडिकुलर साइन थीटा, ये अपने पास, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना आपको। तो यहाँ पर आया E पैरेलल कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आया E परपेंडिकुलर साइन थीटा। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब यदि हम साइन थीटा कोस थीटा को डिवाइड करें तो टेन थीटा आ गया, और ये आ गया E पैरेलल, और ये आ गया E परपेंडिकुलर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए पैरेलल के कारण यदि हम बात करें, पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो वो होता है अपने पास, जैसा कि हम कर चुके हैं, वो होता है 2K P/r³, लेकिन P की जगह यहाँ पर P कोस थीटा आएगा, 2K P कोस थीटा अपॉन r³, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा परपेंडिकुलर वो आएगा अपने पास आएगा K P साइन थीटा अपॉन r³, सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, आगे सोल्व करें, तो r³ से r³ कैंसिल आउट हो गया, K से K कैंसिल आउट हो गया, P से P कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर अपने पास बचा टेन थीटा इज इक्वल टू 2
अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ से यदि हम बात करें टेन थीटा जो है स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया, और यहाँ से जो अपने पास आया टेन थीटा जो आया वो आया √2, और थीटा की जो वैल्यू आई टेन इनवर्स √2 है। ये आंसर आएगा अपने। मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2, मतलब इस एंगल के ऊपर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2 एंगल के ऊपर जो लाइन है और जिस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उन पॉइंट के ऊपर होगा क्या, ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, वाई डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और डायपोल किस तरफ है, एक्स एक्सिस में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। बाकी आज 3 क्वेश्चंस हुए हैं। अप्रोच बहुत अच्छी थी, ठीक है, ऐसे ही करना आपको, बट स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यदि जेईई मेंस की हम बात करें, एडवांस की हम बात करें तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, पीसीएम आती है, तीनों आती है, तो उसके लिए ठीक है। बाकी बोर्ड के एग्जाम के लिए ऐसे लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। हाँ अपन सीबीएसई की बात करें तो कुछ पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज स्टेट बोर्ड की हम बात करें तो बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।